जानते हैं माहिर मईशत डॉक्टर इकरामुल हक से। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने के इशारे कितने कारआमद हैं और सियासी सतह पर किए गए इक़दामात का क्रेडिट किस पार्टी को जाता है। जिस तरह से हमारे खिलाफ एक हॉस्टाइल वहाँ प्रोपेगेंडा था और एक मरहला शुरू हो गया है, एक मरहला अभी बाकी है। 37 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान ने अब सफिशिएंट कंप्लायंस कर दी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इशारे मिलने लगे हैं। ऐसे में एक उम्मीद की किरण जागी है कि पाकिस्तान के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अब क्या अक्टूबर के बाद होगा या अक्टूबर से पहले क्या होने वाला है, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर इकरामुल हक साहब। इनसे अब बात करेंगे और खुसूसी तौर पर इन्होंने कल एक नोट लिखा जिसमें इफेक्टिवनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया जो बड़ा शकूक व शुबहात को जन्म ले रहा है। वो इफेक्टिवनेस क्या है? एक और बड़ी अहम बात यह है कि जब ये खबर आई उसके बाद तमाम सियासी जमातों और लोगों ने अपने अपने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि जी ग्रे लिस्ट से निकलने के जो इक़दामात हैं वो हमारी वजह से हुए हैं। तो ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल क्रेडिट किसका जाता है। डॉक्टर साहब, पहले तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की फतह है कि अगर इशारे मिल रहे हैं और उम्मीद तो हमें यही है कि इंशाल्लाह ये इशारे सच साबित होंगे और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड को लोगों को आसान लफ्ज़ों में बताना बड़ा ज़रूरी है कि 2018 में जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था नासिर मुल्क साहब के दौर में, तो उसमें कौन से ऐसे इक़दामात थे जो हमने करने थे और 34 पॉइंट वो थे क्या? जी, बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पर जो कि, और पहले तो सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि मुस्तहिक हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की फतह है। क्योंकि जिस तरह से हमारे ख़िलाफ़ एक हॉस्टाइल वहाँ प्रोपेगेंडा था और कुछ कुव्वतें जो थी वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान जो है वो FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकल के प्रोसेस में भी आए। अभी ये भी हुआ है कि ये एक प्रोसेस ट्रिगर हो गया, यानी कि एक मरहला शुरू हो गया है। एक मरहला अभी बाकी है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। मगर कम से कम हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि कल जो थी प्रीलिमिनरी, उनका जो इसमें सारे एक्सपर्ट बैठते हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने सारे 34 भी नहीं है बल्कि हमने 3 एक्स्ट्रा किए हैं कि 37 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान ने अब सफिशिएंट कंप्लायंस कर दी है। इसे उनकी ज़ुबान में टेक्निकल कंप्लायंस यानी तकनीकी जो आपकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी कर दी है। पहले तो हमसे तकनीकी रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं हो रही थी और उसमें भी आपको पता होगा कि 2019 में जब हमारी एवेल्यूएशन रिपोर्ट आई जो एशिया पैसिफिक ग्रुप करता है, उससे अब तक लेकर यानी कि 3 साल में हमें बेशुमार उन्होंने जो थे वो टास्क दिए। 2007 से जब से हमने एशिया पैसिफिक ग्रुप की मेंबरशिप ली थी तो पहले ही 3 साल में आपने देखा होगा कि उन्होंने हम पे बड़े सीरियस एतराज़ात किए कि आपने खुद वॉलंटरीली ये मेंबरशिप ली थी, आपको किसी ने दावत तो नहीं दी थी, तो आप तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ भी नहीं पास कर सके। फिर वो यहाँ आए और उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर आप पास नहीं करेंगे तो फिर हम आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। सो 2010 में पहले तो 7 में एक पास हुआ, लेकिन पहली दफ़ा सीरियसली 2010 में हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ किया जिसकी अब सेकंड अमेंडमेंट 2020 में आई है। यानी कि हमने अपनी इंटरनल जंग भी इतनी मुश्किल से लड़ी है और आज भी हम उससे मुकम्मल निकल नहीं सके हैं, मगर बजाय कि हमें उसका क्रेडिट दिया जाता हमें उल्टा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस के लिए कहा गया। और उसकी वजूहत हमें पता ही है कि दफ़ा हम इस पर लिख भी चुके हैं, हमने बहुत लिखा है इसके ऊपर, आपने देखा भी होगा। किताब भी मैंने और 2 और जो मेरे साथी हैं उन्होंने मिलकर इसके ऊपर किताब भी लिखी। तो अब ये जो सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान को जो ये 4 साल के बाद कामयाबी मिली, उन्होंने हमें 15 महीने का टाइम दिया था एक्चुअली, मगर इसमें 4 साल लग गए क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे आप तकनीकी एक पॉइंट करते थे उन्होंने 2 और आपको दे दिए। अल्टीमेटली फिर मैंने अर्ज किया बढ़ते 37 तक हो गए। मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या पाकिस्तान ने सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो तकनीकी मैं फिर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो टेक्निकल कंप्लायंस है वो तो कर दी है। अब इसकी आगे जांच पड़ताल जो कल हमने खबर सुनी कि कल ही क्यों नहीं निकाला गया, इससे सुबह से लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि शायद पाकिस्तान निकल गया है। लेकिन उसमें भी डॉक्टर साहब क्लियर तो किया कि ये फौरन नहीं होता, उसके बाद ग्राउंड लेवल पर या फिजिकल वेरिफिकेशन एक किस्म के हम कह लें आसान लफ्जों में कि वो नागुज़ीर है, इसके लिए ज़रूरी है। भाई प्रोसेस यही है कि जब आपकी टेक्निकल कंप्लायंस मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो ऑन साइट जिसे वो कहते हैं वहाँ जाकर वो आपकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं कि क्या जो आपने इक़दामात लिए हैं ये आपने मुकम्मल तौर पर कर लिया और फिर आगे जाकर फ्यूचर में
क्या ये इसकी सस्टेनेबिलिटी यानी कि ये कायम भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वो पूरे सिस्टम की जांच पड़ताल करते हैं कि आपने जो चीज़ें की हैं क्या वो पायदार भी होंगी कि नहीं होंगी। भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो बाहर की दुनिया को रहता है वो ये है कि जी एक हुकूमत आती है उसकी कुछ पॉलिसी होती है, दूसरी हुकूमत आती है वो यकसरी पॉलिसी क्यों बदल देते हैं, अनसर्टेनिटी वो समझते हैं जी। कहते हैं कि ये पाकिस्तान को स्टेबल पॉलिसी के एतबार से भी, हुकूमतों के बदलने का तो खैर हमें पता ही है, जहाँ किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए इलेक्टेड ने, मगर ये कि दूसरी तरफ भी हमारी पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं होती। और बाद में जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने फिर उसको एक बजाय के उसका एक इंडिपेंडेंट बनाते उसको डिफरेंट कमेटीज़ के ज़रिए रखा। अब उस कमेटीज़ में मसला ये आता था कि कई पॉलिटिकली एक्सपोज लोग भी उसमें शामिल थे और वो नहीं चाहते कि पॉलिटिकली एक्सपोज लोग जो हैं वो इन कमेटियों के अंदर भी बैठे, क्योंकि जाहिर है कि ये एक ऐसा काम होता है कि जिसमें इन्फ्लुएंस होने का भी एहतमाल होता है। तो वो चाहा जाता है कि आप जो लोग इसमें रखें उनका अपना भी कोई पॉलिटिकली एक्सपोज ना हो। और फिर ये पिछली हुकूमत में आपको पता है इनके खुद इल्ज़ामात थे जो अब इस वक्त एक इत्तेहाद का हिस्सा है, तो उसकी वजह से भी आपकी पोजीशन ख़राब होती है। मगर जब उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम आ जाए, चाहे वो पनामा में नाम हो, चाहे वो अब आप देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग तो ये उनके लिए भी एक चैलेंज है कि वो अपने नाम को क्लियर करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चूंकि पॉलिटिकल चीज़ों की बात की है तो यहीं पर एक सियासी सवाल भी हो जाए। बहस चल रही है, हर कोई अपना अपना क्रेडिट ले रहा है। कहीं से आवाज़ आ रही है कि जी बिलावल भुट्टो साहब की खारजा पॉलिसी है, कहीं हिना रवानी खर को मुबारकबाद दी जा रही है, कहीं मौजूदा गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट वो क्रेडिट ले रही है, और कहीं से आवाज़ आ रही है कि ये इमरान खान और हमाद अजहर साहब की पॉलिसीज़ हैं। आप क्या समझते हैं, क्योंकि बहसीत ऑब्जर्वर आप तो 2018 से तमाम तर इक़दामात को देख रहे हैं, कंप्लाइंसेस को देख रहे हैं, तो क्रेडिट है किसका? देखिए ये तो कि प्रोसेस होता है। मेरा ख्याल है कि जब 2018 में जो भी हुकूमत आई उसने भी उसमें कोई कसर नहीं रखी कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करे, मगर सबसे ज़्यादा आप देखें कि ये पहली बार था कि अफवाज पाकिस्तान ने एक सेल बनाया जी, जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को रखा और उन्होंने खुद इसकी सुपरविजन की। तो इसका मतलब है कि कौमी सलामती के एतबार से भी, क्योंकि जाहिर है कि टेररिस्टों के खिलाफ तो वही ज़बरदस्त हुकूमती फैसले थे। ISPR की जानिब से कल स्टेटमेंट भी आई सेल के बारे में, उसकी तारीफ हमें करनी चाहिए। जो सियासी लोगों ने काम किया, जो सरकारी अफसरों ने काम किया, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। तो ये ऐसे ही होता है कि जैसे भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर का आगाज़ किया था तो आते आते धमाका जो था वो नवाज शरीफ साहब ने किया, तो उनके हिस्से में आया। तो क्रेडिट ये होता है कि हुकूमतों में तसलसल होता है, क्रेडिट सबका ही होता है मेरे हिसाब से। हाँ, उनके लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर है कि वो एक किसकी प्रपोर्शनेट निकाले। जी मैंने 34 पॉइंट के लिए ख़ास कमेटी बनाई, हमाद साहब ने उस पर बहुत काम किया, ये हुकूमत कहेगा जी वो तो नाकाम हो गई थी आपकी अप्रैल वाली बात, हमने आकर अच्छी डिप्लोमेसी की है, हमने बैकडोर जाके बात की है, नवीद कमर साहब तशरीफ़ ले गए हैं, हिना रवानी खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया। सो मैं एक अदना से मुबस्सिर की हैसियत से सियासी बयान तो नहीं दूंगा, मगर मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अब ये एक बड़ा पॉइंट आ गया, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, कि अब अक्टूबर को जो दरिया है या उससे पहले अगर ये ऑन साइट होता है तो ये एक फॉर्मेलिटी है या इसमें भी कुछ हमें मजीद चेंजिंग या डिले हो सकता है, क्योंकि एक जो बड़ा पहाड़ था वो तो गुजर गया। पहला मरहला तो मैं जैसे कर रहा था कि सारे पॉइंट्स के ऊपर एक टेक्निकल कंप्लायंस जब तक नहीं होती तो ऑन साइट का तो इशू नहीं आता। ठीक है। तो पहली अच्छी खबर तो ये हुई कि जितने भी हमारे उनके साथ आखिरी पॉइंट्स तो रह गए थे उसके ऊपर उन्होंने ये बात मान ली कि अब पाकिस्तान ने उन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर हमें सेटिस्फाई टेक्निकली कर दिया। अब इसके बाद का मरहला जैसे आपने कल सुना भी होगा कि 1-2 माह में उनकी टीम, क्योंकि अगला उनका इजलास अक्टूबर में है पेरिस में, उससे पहले वो आएंगे। अब हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो जून है, वो जुलाई में आते हैं या अगस्त में आते हैं, एक दफ़ा आते हैं। ये डिपेंड करता है कि जब वो उनकी इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, इफेक्टिवनेस वो कितनी मौसर है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे कितना हकीकी है, हकीकी कितना। आपने कंप्लाइंस तो कर दी। देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लीगल फ्रेमवर्क और दूसरा होता है उसकी ऊपर जो इन्फोर्समेंट, और तीसरा मरहला होता है जहां हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। तो ये 3 मरहले होना ज़रूरी है। यानी पहले कि आपका लीगल फ्रेमवर्क सही, उस पर तो अब वो मुतमईन है। इन्फोर्समेंट अब वो ज़ाहिर है बाहर बैठकर तो वही बता सकते हैं जो हमने उनको लिख कर दी है। अब ग्रे लिस्ट से जब पाकिस्तान निकलता है उसके बाद आपको क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं जो पिछले 3 सालों में हमें? जी देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो हमें फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली ये होगा कि जो हमारे यहाँ से ट्रेड करते हैं लोग और जो माल आता भी है और जाता है, उसके अंदर बेजा किस्म की हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है वो उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि जो
चेक एंड बैलेंस ये फिल्टर्स लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा थे और वो बेजा होते हैं बाज़ का, हर एक से वो आप पूछ रहे हैं तो वो ट्रेड की राह में रुकावट होते हैं। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं आती। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हमने वहाँ उनको ऑन साइट अपनी जो इन्फोर्समेंट है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो पूरा लीगल स्ट्रक्चर है, उसमें अगर हमने कन्विंस किया तो वो कोई हमारे साथ ज्यादती नहीं करेंगे। अब